Hello friends, I am Hardik Kabaria. Once again I welcome you all in my channel which is specially working for business development and business growth. आज फिर से कोई बिजनेस रिलेवेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो डेफिनेटली आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको हेल्पफुल होगा। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि एज अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एज अ स्मॉल स्केल बिजनेसमैन, डू आई नीड टू इंट्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म? क्या मुझे मेरी कंपनी में यूनिफॉर्म इंट्रोड्यूस करना चाहिए? क्या ये एडिशनल कॉस्ट जो है ये मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा? तो उसके लिए आज मैं डिटेल में थोड़ी बहुत बातचीत करूंगा कि यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर क्या है और क्यों कई बार ये डालने से पहले कुछ चीजें नहीं देखी जाती जिसकी वजह से ये फेलियर हो जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यूनिफॉर्म, क्या यूनिफॉर्म चाहिए? हाँ, डेफिनेटली द थिंग इज, एक ऑर्गेनाइजेशंस में जो भी बंदे काम कर रहे हैं वो एक्चुअली वो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनका जो ग्रूमिंग और अटायर का जो स्टैंडर्ड है वो एक्चुअली वो कंपनी का रिप्रेजेंटेशन है। तो यदि उनका ग्रूमिंग और अटायर स्टैंडर्ड सही नहीं है तो डेफिनेटली वो कंपनी की इमेज को बिगाड़ सकता है। कई बार नॉर्मली दो तरह के इंडस्ट्रीज होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फ्रंट एंड पे रहते हैं, मतलब कि वो कस्टमर, वेंडर, सप्लायर के साथ इंटरेक्शन करते हैं। आउटसाइड द जो कंपनी है उनके लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन रहता है। यदि आपके वहां इस टाइप के लोग ज्यादा है तो डेफिनेटली आपको यूनिफॉर्म चाहिए। यदि आपके वहां बैकएंड स्टाफ ज्यादा है, जैसे बहुत बार क्या होता है कि सेल्स ऑफिस कहीं और है, मैन्युफैक्चरिंग या फिर सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज के जो लोग हैं वो कहीं और बैठे हैं जिनका डायरेक्टली कस्टमर वेंडर के साथ कोई फेसिंग नहीं है, तो उस जगह पे आप यदि यूनिफॉर्म नहीं रखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। उसका रीजन है कि दे आर नॉट गोइंग टू फेस एनी पर्सन आउटसाइड द कंपनी पर्सन। सो उस जगह पर आप ये एडिशनल छूट छाट ले सकते हैं। सो यदि यूनिफॉर्म के बारे में बात की जाए तो यूनिफॉर्म को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं कि व्हाट वी नीड टू डू बिफोर इंट्रोड्यूसिंग अ यूनिफॉर्म एंड व्हाट वी नीड टू डू आफ्टर इंप्लीमेंटिंग द यूनिफॉर्म। सो सबसे पहले लेते हैं कि यूनिफॉर्म डालने से पहले क्या करना है। तो जो सबसे पहली बात की कि हमें पहले तो ये डिसाइड करना चाहिए कि हम किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद ये डिवाइड करना चाहिए कि हमारी कंपनी में सब लोगों को यूनिफॉर्म की जरूरत है या आधे लोगों को ही जरूरत है, कुछ लोगों को जरूरत है, कुछ लोगों को नहीं है। जहां पर हमने यूनिफॉर्म वर्कआउट किया, हो सकता है कि आपकी कंपनी में एक सिंगल यूनिफॉर्म ना करना पड़े। मैनेजमेंट के लिए कोई अलग यूनिफॉर्म, वर्किंग ऑपरेटिव लोगों के लिए कोई अलग यूनिफॉर्म, जो फील्ड बेस्ड वर्किंग है उसके लिए कोई अलग यूनिफॉर्म। सो सबसे पहले आपको और सब डिवाइड करना पड़ेगा कि आपको सिंगल यूनिफॉर्म चाहिए या मल्टीपल, डिपेंड ऑन देयर वर्क। काम के हिसाब से आपको डिवाइड करके यूनिफॉर्म चाहिए। सो पहला काम आपने ये डिसाइड किया अपनी कंपनी में चाहिए कि नहीं चाहिए। दूसरा आपने ये डिसाइड किया कि कितने टाइप के यूनिफॉर्म चाहिए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे पहले जो आपने यूनिफॉर्म के लिए जो भी वर्कआउट सिलेक्ट किया है उसको आपने जिस लोगों के ऊपर ही अप्लाई होने वाला है उन टीम मेंबर्स के साथ एक मीटिंग इकट्ठा करके उनके साथ बेकायदा डिस्कशन करें कि क्यों आपने ये कलर और क्यों आपने ये उसका मटेरियल सिलेक्ट किया है। उन लोगों के साथ सलाह मशवरा करके जहां सबसे ज्यादा बहुमत होती है उस कलर और उस मटेरियल को सिलेक्ट करके फुल फ्लेज आप यूनिफॉर्म बनाएं। हो सके तब तक यूनिफॉर्म फुल होना चाहिए, क्योंकि कई बार मैंने ऐसा देखा है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में टी शर्ट दे दिया जाता है और जो बंदा है वो नीचे अलग अलग कुछ भी पहनता है, कई बार जींस पहनता है, कई बार फॉर्मल पहनता है। तो आइडियली आपने जो एक हाफ पार्ट दिया है उसका कुछ मतलब नहीं बनता। सो ऑलवेज चूज अ फुल पेयर। यदि आप फुल पेयर नहीं चूज करते हो तो जो हाफ जो बाकी रह जाता है उसके लिए आपको स्टैंडर्ड डिसाइड करना पड़ेगा कि सामने वाला, फॉर एग्जांपल आपने टी शर्ट डिसाइड किया है तो डिसाइड हुआ कि भाई आपको ब्लू जींस ही उसके नीचे पहनना है या ब्लैक जींस ही उसके नीचे पहनना है, तो you can keep in that way. So these are the things we need to do before implement the uniform. एक बार यूनिफॉर्म इंप्लीमेंट हो गया तो कई बार ऐसा होता है 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के बाद वो फेलियर होता है। उसका मेजर रीजन ये है कि उसका मेंटेनेंस सही से नहीं किया जाता। शुरुआत में जब ये नया होता है तब तो प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जब ये पुराना होता है, जब ये रेगुलर यूज में आता है, तब कई बार उसके अंदर कपड़े में दागे से लेकर बहुत सारे दूसरे इश्यूज होते हैं। आयरन किए बिना कई चीज पहनी जाती है, तो आखिर में 6 महीने या 1 साल के बाद देखते हैं तो यह पता चलता है कि जिस कारण की वजह से, जिस प्रॉब्लम की वजह से हमने यूनिफॉर्म डाला था कि सब लोग एक सरीके और सही दिखे, अपनी कंपनी का रिप्रेजेंटेशन सही से हो,
उसका रिजल्ट तो कुछ और ही आ रहा है। सो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके वहां यदि एचआर है तो वेल एंड गुड, लेकिन यदि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशनों की बात कर रहा हूं, एसएमई सेक्टर, स्मॉल सेक्टर, जहां 2 4 5 लोग 7 लोग काम कर रहे हैं, वहां पर आपके वहां बाकायदा ये इंडस्ट्री में ये डिपार्टमेंट नहीं है, तो भी आप किसी एक बंदे को ये जो है स्पेशल रोल देकर उसको ऑडिट करवाए और उसके बाद उसका मेंटेनेंस रखवाए। आपके ऑर्गेनाइजेशन में यदि आप खुद वॉशिंग की फैसिलिटी देते हो तो ये और बेहतरी रहेगी। वॉशिंग और आयरनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप and maintain the uniform or keep the grooming and attire standard up to date for your organization. So I wish you all a very best of luck. आपके ऑर्गेनाइजेशन में सब लोग ग्रूमिंग और अटायर स्टैंडर्ड को यूज करते हो, सही से सब वेल रिप्रेजेंटेबल हो, आपकी ब्रांड इमेज वो बरकरार रख पाए, उसके लिए ये डेफिनेटली आपको काम लगेगा। आपको और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टेक्ट अस, नीचे कॉन्टेक्ट डिटेल दी गई है। अटायर और ग्रूमिंग स्टैंडर्ड पे हमने ऑलरेडी 1 and 2 आवर्स का एक पेड वर्कशॉप भी बनाया है। आपको यदि उसमें इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली इंक्वायर अस, वी विल मोर देन हैप्पी टू सर्व यू। थैंक यू वेरी मच।